नमस्कार, मैं हूं मनोज वर्मा और आप देख रहे हैं अटेंशन। मध्य प्रदेश की जंग को जीतने के लिए कमलनाथ ने क्या एक बार फिर विक्टिम कार्ड खेला है? वो कुछ ऐसा बयान देते नजर आ रहे हैं जिससे उन्हें वोटर्स की सहानुभूति मिल सके। हालांकि ये पहली दफ़ा नहीं है, वो उपचुनाव के वक्त भी ऐसी कोशिश करते दिखे थे, लेकिन उस वक्त उनका यह दाव नहीं चला। हालांकि 2023 में कमलनाथ सिंपैथी बटोर जाएंगे, ये बड़ा सवाल है। सवाल तो ये भी है कि क्या विक्टिम कार्ड कमलनाथ की किसी खास रणनीति का हिस्सा है? आज की चर्चा में इन्हीं सवालों के जवाब तलाशेंगे, लेकिन पहले ये रिपोर्ट देखिए। जितनी भी गाली वो दे दे उतना आशीर्वाद मुझे और जनता का मिलेगा। सुन लिया पीसीसी चीफ कमलनाथ क्या कह रहे हैं। वो आरोप लगा रहे हैं कि बीजेपी नेता उनको गाली देते रहते हैं, लेकिन अब उनके इस बयान के मायने निकाले जा रहे हैं। क्या कमलनाथ ने विधानसभा चुनाव से पहले एक बार फिर विक्टिम कार्ड खेला है? दरअसल 2020 के उपचुनाव में भी कमलनाथ ये कहते दिखते हैं कि उनका क्या कसूर है जो सरकार गिर गई। क्या कमलनाथ की कोशिश विक्टिम कार्ड खेलकर लोगों की सिंपैथी बटोरना है? लेकिन गौर करें तो उपचुनाव में लोगों की सहानुभूति उन्हें नहीं मिल सकी थी, लेकिन इस बार कमलनाथ पूरा जोर लगाते दिख रहे हैं। जितनी भी गाली वो दे दे उतना आशीर्वाद मुझे और जनता का मिलेगा। ये ऐसी निचली राजनीति में आए हैं कि व्यक्तिगत गाली दो, अपनी बात करें, अपनी उपलब्धियां बताएं, अपने कार्यकाल की बातें करें। वो तो करेंगे नहीं। एक ही एजेंडा बचा है कि कमलनाथ को गाली दो। कमलनाथ का विक्टिम कार्ड बीजेपी को रास नहीं आ रहा। उनके इस बयान ने एक बार फिर बीजेपी को उन पर तंज कसने का मौका दे दिया है। बीजेपी कमलनाथ के इस विक्टिम कार्ड पर निशाना साध रही है। बीजेपी कह रही है कि अब कमलनाथ की किसी भी बात पर जनता को भरोसा नहीं रह गया है। अब गालियां तो कमलनाथ जी को कौन दे रहा है, ये कमलनाथ जी को समझ में ही नहीं आ रहा है। मध्य प्रदेश की जनता जिन्होंने 15 महीने इनको भोगा है, वो किसान जिनके कर्ज माफ़ नहीं हुए हैं, वो बहनें जो सेल्फ हेल्प ग्रुप के माध्यम से, स्व सहायता समूह के माध्यम से इंतज़ार कर रही थी कि कर्ज माफ़ी होगी और उनकी आर्थिक स्थिति सुधरेगी, वे सब लोग इनको जो है कहीं ना कहीं पानी पी पी के कोस रहे हैं। जाहिर है कि विधानसभा की चुनावी जंग जीतने के लिए कमलनाथ हर एक पैतरा आजमा रहे हैं। इसमें गलत भी कुछ नहीं है, लेकिन सवाल ये है कि वो खुद कई बार ऐसे बयान दे चुके हैं जिससे कांग्रेस की मुश्किलें बढ़ चुकी हैं। हाल ही में वो कमलनाथ की चक्की जैसे बयान अधिकारियों और कर्मचारियों को धमकाने के लिए इस्तेमाल कर चुके हैं। ऐसे में कमलनाथ का विक्टिम कार्ड वोटर्स की सहानुभूति बटोर पाएगा, ये बड़ा सवाल है। ब्यूरो रिपोर्ट, अनादि टीवी। तो इसी मुद्दे पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं दो वरिष्ठ पत्रकार, रमेश शर्मा और अशोक शुक्ला जी। बहुत स्वागत है आप दोनों का। तो शर्मा जी, सबसे पहले आप ही के पास कि जो कमलनाथ एक सप्ताह पहले तक कभी कहते हैं कि कमलनाथ की चक्की बारिश पीसती है, कर्मचारियों को धमकाते हैं। हालांकि ऐसा पहली बार नहीं, इसके पहले भी कई बार वो इस प्रकार के बयान दे चुके हैं। वो अपने विरोधी दल के नेताओं के खिलाफ तीखी बयानबाजी करते हैं। अचानक से वो विक्टिम कार्ड खेलने लग जाते हैं कि आप मुझे जितनी भी गालियाँ दीजिए, आप मुझे उतना मजबूत करेंगे। ये लगभग वही शैली है, भाषा है जो अतीत में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहते रहे कि आप मुझे कितनी भी गालियां दीजिए। चाहे वो कर्नाटक के चुनाव में भी इसका जिक्र करते हैं, गुजरात में भी, हिमाचल में भी। तो क्या शायद एक सेफ साइड दिख रही कमलनाथ को कि खुद को विक्टिम के रूप में प्रेजेंट कर दो ताकि कुछ सिंपैथी मिल जाए, और जो विपक्षी उन पर हमले कर रहे हैं, सत्तारूढ़ पार्टी के लोग, माफ़ कीजिए, वो शायद उसकी धार थोड़ी भोतरी हो जाए। ये बिल्कुल आपने ठीक कहा। इस बार का जो चुनाव है, जिसकी हम लोगों ने चर्चा भी की है, बहुत एक एक वोट का होने वाला है और एक एक रणनीति पर इस बार के चुनाव पर विचार होना है। कोई भी ऐसा मुद्दा नहीं छोड़ा जाएगा जो उपयोग ना किया जाए। तो निश्चित रूप से जितने जहां वो आलोचना कर सकते हैं वहां आलोचना की जाएगी, जहां हमला कर सकते हैं वहां हमला किया जाएगा, और जहां सहानुभूति अर्जित कर सकते हैं तो वहां सहानुभूति अर्जित की जाएगी। ठीक उसी प्रकार ये जो बयान उन्होंने दिया है कि जितनी गालियां देंगे उतना, चुनाव की एक रणनीति का ही हिस्सा है जी। क्योंकि इस बार के चुनाव साधारण नहीं है। इसमें आपको शायद ही कोई ऐसा बिंदु होगा जिसकी आपको झलक देखने को ना मिलेगी।
ऊंची से ऊंची भी मिलेगी और नीची से नीची भी मिलेगी। ये जो भाव है कि कहने का मतलब कि हमको जितनी गाली मिलेगी, ये कहीं ना कहीं वाकई सहानुभूति अर्जित करने के लिए, और कोई नाराज अगर हो रहा है, या इससे पहले उन्होंने 2-3 बयान दिए थे जिसका उल्लेख आपने किया है, चक्की पीसने का भी कहा था, अधिकारियों को से भी बात कही थी, वो जो बात कही थी मैं समझता हूं ये उसको एक प्रकार से संतुलन करने के लिए, उस पर रफू करने के लिए ये बयान आया है। जी मनोज जी। लेकिन आपको नहीं लगा कि जब हमने देखा था कि जिस दिन वो इस्तीफा दे रहे थे, जब उनके विधायकों ने बगावत कर दी थी, मंत्रियों ने, तब भी उन्होंने जो प्रेस नोट जारी किया था और जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की पहली लाइन थी कि मेरा क्या कसूर, और ये उनकी लाइन 2020 के उपचुनाव में नहीं चली थी। ये निश्चित रूप से ये बात अब आपने बिल्कुल सही कही, ये लाइन नहीं चली। लेकिन अगर आप देखेंगे कि उससे पहले जो घटनाक्रम हुआ है, उसने घटनाक्रम में किसी ने पूछा तो क्या सड़क पर उतरूं, तो उन्होंने कहा कि हाँ आप सड़क पर उतर जाइए। तो इसके अलावा भी बहुत सी और ऐसे भी उनके उस समय के वाक्यांश रहे हैं जो उमंग श्रृंगार के लिए उन्होंने कहा था, एक आध वक्त और किसी किसी के लिए भी कहा था। लेकिन कहीं ना कहीं ये जो अब रणनीति का एक हिस्सा उन्होंने, मुझे लग रहा है ये जो पिछले दिनों आपने अगर देखा होगा तो एक पोस्टर वार हुआ था भोपाल में, बिल्कुल। एक पोस्टर इधर से निकला फिर दूसरा पोस्टर उधर से निकला। तो मैं समझता हूं उसके बाद कांग्रेस ने कोई ऐसी रणनीति बनाई होगी जिस पर उन्होंने लगता होगा कि कहीं ना कहीं अब हमको कोई अगर हम पर हमला करता है तो उसके बदले में सहानुभूति की जैसी बात की जाएगी। आपको अगर याद हो गुजरात के चुनाव में राहुल गांधी जी ने भी लगभग इसी तरह की बात कही थी कि अब मुझे माफ करना है, क्षमा करना है, मुझे बुरा नहीं मानना, इसी तरह की उन्होंने मिलती जुलती बात कही थी। उसी के बाद कमलनाथ जी का ये उस समय बयान आया था कि मेरा क्या कसूर है। तो कुल मिलाकर के ये भी एक रणनीति का हिस्सा ही है। जी तो शुक्ला जी, रणनीति तो है, लेकिन जो कांग्रेसी उनको बताते कि वो बहुत बड़े मिस्टर मैनेजर हैं, बहुत मजबूत नेता हैं, और अचानक वो एग्रेसिव होने की जगह डिफेंसिव हो गए हैं। तो आपको लग रहा है कि इस रणनीति का फ़ायदा मिलेगा? क्योंकि अगर मोदी की हम बात करें तो वो किसी एक लाइन को पकड़ के पूरे देश में एक नैरेटिव सेट कर देते हैं। चाहे गुजरात में अतीत में सोनिया गांधी से जुड़े बयान हो, पी चिदम्बरम का जो कहा है उनके बारे में कहा है, या गुजरात में हाल ही में मल्लिकार्जुन खड़गे ने जो कुछ कहा था, तो जैसा उन्होंने अपने पक्ष में उसका माहौल बना लिया था। तो एक तो कमलनाथ उस कैलिबर के नेता नहीं है, लेकिन क्या मध्य प्रदेश के संदर्भ में वो या उनकी टीम इतनी मजबूत है कि वो मध्य प्रदेश में एक ऐसा नैरेटिव सेट कर दे जिसमें विक्टिम बनते नजर आ जाए कमलनाथ, और बीजेपी के खिलाफ उनको एक बढ़त मिल जाए? नहीं, ये स्थिति तो नहीं है। मतलब हालांकि सहानुभूति का फायदा मिलता है, इस तरह के विक्टिम कार्ड लोग खेलते हैं, चुनाव में खेलते हैं, लेकिन वो परिस्थितियां दूसरी होती हैं जब सहानुभूति लहर का फायदा मिलता है। हम लोगों ने इंदिरा जी की जो शहादत हुई थी उसके बाद भी जिस तरह से सहानुभूति लहर देखी थी, वो मुद्दे अलग हैं। लेकिन गाली देने से या कोई नेता ये कह दे कि मुझे गालियां दी जा रही हैं इसलिए आप जो है मेरे पक्ष आ जाइए, जनता मेरे साथ खड़ी जाए, जनता मुझे आशीर्वाद दे दे। अभी खुद ही आप जिक्र कर रहे थे कि कर्नाटक के चुनाव में जो है इसका बड़ा फायदा मोदी जी को नहीं मिला। ये अलग बात है कि गुजरात में उन्हें इसका फायदा मिला था क्योंकि वो भी गुजरात से बिलोंग करते हैं, एक कम्युनिटी उनके साथ में थी और वहां के लोगों की सहानुभूति रही होगी प्रधानमंत्री के साथ में। तो कुछ परिस्थितियां ऐसी होती है कि कई बार इस तरह के जो वक्तव्य होते हैं या इस तरह का जो घटनाक्रम होता है उसका थोड़ा बहुत फायदा मिल जाता है, लेकिन मुझे नहीं लगता है कि मध्य प्रदेश में ये स्थिति बनेगी। वैसे मैं थोड़ा लीक से हटके आपको एक बात बताऊं कि अब राजनीति में लिहाज समाप्त हो गया, कोई किसी का लिहाज नहीं कर रहा है। 2014 में किस तरह से तल्ख बयानबाजी हो रही थी दोनों तरफ से, यूपीए की तरफ से भी हो रही थी और एनडीए की तरफ से भी हो रही थी। और अभी भी आप लोगों के चैनल में कई बार हम लोग डिबेट में ये देखते हैं कि जो प्रवक्ता बैठते हैं तो वो जब उतारू होते हैं, अपने पर उतारू होते हैं, तो सारी जो मर्यादाएं होती हैं तो वो सब तोड़ देते हैं। तो राजनीति में आप कोई किसी का लिहाज नहीं कर रहा है, तो जब आप किसी का लिहाज नहीं कर रहे हैं तो फिर आप सहानुभूति के हकदार कैसे हो जाते हैं। वैसे गाली के संबंध में एक चीज मैं आपको और बता दूं, हम भारतीयों के जीवन में गाली कुछ इस तरह से रची बसी है कि चाहकर भी हम लोग इससे अलग नहीं हो पाते हैं। और जरा आप सोचिए, यदि धारा 294 के तहत गाली देना दंडनीय अपराध ना होता तो आज पूरे सूबे की जनता क्या कर रही होती? एक तरफ से खड़े होकर वो महंगाई पर, भ्रष्टाचार पर, बेरोजगारी पर इन सभी नेताओं को गरिया रही होती। तो जनता से तो ये पूछ लेंगे पहले, ये जो विक्टिम कार्ड खेल रहे हैं, ये कहते हैं कि बीजेपी वाले इनको गाली दे रहे हैं, आप जरा जनता से पूछिए। मुझे लगता है जनता तो जो है दोनों को गरिया रही है। वो मुद्दों को सामने जब रखती है तो वो बीजेपी को भी कोसती है और कांग्रेस को भी कोसती है। तो मुझे नहीं लगता कि कमलनाथ को इससे कोई बड़ा फायदा मिले। लेकिन एक और चीज़ है ना, क्योंकि अभी तक किसी बीजेपी नेता का ऐसा कोई बयान नहीं आया जिसको हम उसको गाली की संज्ञा दे सके कमलनाथ के खिलाफ। तो ऐसे में वो खुद से क्यों ऐसा बयान दे रहे हैं कि मुझे लोग गाली दे रहे हैं? देखिए 2003 में उमा जी बंटाधार कह रही थी,
दिग्विजय सिंह को गाली थी, एक तरह की दिग्विजय सिंह को गाली थी। इनको भी जो है शिवराज सरकार या बीजेपी के लोग जब ये कहते हैं कि 15 महीने की जो इनकी सरकार थी उसमें केवल भ्रष्टाचार, जब आप किसी को भ्रष्टाचारी कहते हैं तो गाली नहीं है क्या? तो कमलनाथ पे तो ये प्रारंभ से आरोप बीजेपी लगा रही है कि वल्लभ भवन को इन्होंने जो है भ्रष्टाचार का अड्डा बना दिया था। तो गालियां तो इनको पड़ती रही, लेकिन उपचुनाव में इसका कोई बड़ा फायदा मिला क्या? ये कह रहे थे कि जैसा भी आपने भी बताया, कह रहे थे कि मेरा क्या कसूर था, लेकिन उस सहानुभूति का भी इनको कोई फायदा मिला। जिनको छोड़ के जाना था वो चले गए, और उपचुनाव में जो है कई लोग जीत गए थे, 7-8 लोग ही तो हारे थे। तब भी उन्होंने ये क्लियर नहीं किया था ना कि उनका कसूर नहीं था, तो आखिर था किसका कसूर कि सरकार चली गई? अब ये ठीक है, अब कमलनाथ जो है अपने तरीके से रणनीति बना रहे हैं, ले देकर मध्य प्रदेश में वही एक चेहरा है। और मैं एक चीज आपको बता दूं, पार्टी के भीतर कमलनाथ को क्या लगता है कि पार्टी के लोग उनको गाली नहीं दे रहे? तमाम ऐसे लोग मिल जाएंगे, अजय सिंह राहुल से कोई पूछ ले कि वो कमलनाथ के बारे में क्या सोचते हैं। तो बड़ी विचित्र स्थिति है कमलनाथ की। कमलनाथ को ना तो पार्टी के भीतर लोग जो है एक्सेप्ट कर पा रहे हैं, और बाहर तो उनकी जन स्वीकारोक्ति को लेकर तो मैं बार बार आपसे कह चुका हूं कि उनकी जन स्वीकारोक्ति नहीं है, जनता में वो उस तरह से लोकप्रिय नहीं जैसे कि शिवराज हैं या और दूसरे नेता हैं। तो अब वो विक्टिम कार्ड ही खेलेंगे, उनके पास इसके अलावा दूसरा है क्या? मुद्दे वो उठा नहीं पा रहे हैं या मुद्दे वो तलाश नहीं पा रहे हैं। वो एक लाए अभी लाडली बहना के खिलाफ वो महिला सम्मान योजना लेकर आए, उसका भी बड़ा फायदा मिलता है। वो जिसके फार्म अभी बीजेपी ने वीडियो वायरल किए थे कि उसमें किस प्रकार से भाजी वड़ा, समोसा, आलू वड़ा बेचे जा रहे हैं। कुल मिला के कमलनाथ की बड़ी विचित्र स्थिति है। वो उम्रदराज नेता है, जैसे तैसे वो अस्तित्व के लिए संघर्ष कर रहे हैं, तो वो सारे हथकंडे अपना रहे हैं, वो विक्टिम कार्ड भी खेल रहे हैं। तो शर्मा जी विक्टिम कार्ड खेल रहे हैं, तो दो एक बड़ी दिलचस्प चीज़ है कि जो पोस्टर वार चल रहा है, हालांकि कांग्रेस आरोप लगा रही बीजेपी पे, वो बीजेपी कह रही है उनकी अंदरूनी राजनीति है, लेकिन उस पर पार्टी एग्रेसिव नहीं है, कमलनाथ भी नहीं है कि करप्शन के चार्जेस जिस प्रकार से चस्पा करने का प्रयास है। जैसे हमने देखा था बासावराज मुंबई पे कांग्रेस ने चस्पा किए थे दमदारी से, पे टू मिस्टर सीएम 40%, और वो नैरेटिव ऐसा गढ़ा कि सरकार चली गई और ये कहा जा रहा था कि बीजेपी 40 सीट पर सिमट जाएगी। मध्य प्रदेश में इसका उल्टा हो रहा है कि इसका प्रतिकार उतनी दमदारी से कांग्रेस नहीं कर रही है, ना कमलनाथ कर रहे हैं, और दिग्विजय सिंह ने तो एक शब्द भी इस बारे में अभी तक नहीं बोला है। और दूसरी चीज़ एक और कमलनाथ कह रहे हैं कि भाई अगर आपको कुछ बोलना है तो अपने 18 साल के कार्यकाल के बारे में बताइए कि आपने जनता के लिए क्या किया है। तो ये तो पूरी पार्टी कर रही है, मोदी के 9 साल की उपलब्धियों के साथ साथ 18 साल के शिवराज के कार्यकाल को घर घर तक पहुँचा रहे हैं। तो ये जो नेरेटिव बीच कांग्रेस बनाएगी वो कैसे बनेगा? क्योंकि विक्टिम कार्ड भी आप खेलना चाह रहे हैं, आप कह रहे भैया आप अपनी उपलब्धि बताओ, तो होता ये तो कि आप अपनी उपलब्धि बता देते कि आप जो मुझ पर गाली गलौज कर रहे हैं, मुझ पे जो आरोप लगा रहे हैं, ये मैंने 15 महीने में ये किया है और आपने 18 साल में ये गलत किया है। देखिए, मोटे तौर पर ये आपने सही कहा, कांग्रेस में इस समय जो कहना चाहिए संगठनात्मक एकजुटता, उसका अभाव दिख रहा है। कहीं ना कहीं वो विभिन्न छत्रपों पर या विभिन्न समूहों में बटी हुई दिखाई देती है। ऐसी स्थिति में नेता पर अगर कोई आक्षेप लगता है तो पूरी पार्टी को जो खड़ा होना चाहिए उस तरीके से वो उसमें खड़ी हुई नहीं दिखाई दे रही है। तो कुल मिलाकर के क्योंकि इस समय कांग्रेस में जितने भी नेता हैं, ज्यादातर लोग अपने अस्तित्व के लिए और अपना स्थान और अपना पद या अपना महत्व बढ़ा करने के लिए और स्थापित बनाए रखने के लिए इस संघर्ष में है। कमलनाथ जी को अगर आप देखेंगे तो उनका जो पूरा राजनीतिक जीवन है, राजनीतिक जीवन में वो एक जननेता के रूप में या एक कुशल संगठक के रूप में कभी नहीं दिखाई दिए। वो निश्चित रूप से एक बहुत अच्छे रणनीतिकार रहे हैं। वो चूंकि संजय गांधी जी की टीम में रहे हैं, बिल्कुल 1980 में जब यहाँ विधानसभा के चुनाव हुए थे तो उन्होंने ही संजय गांधी जी को तैयार करके अर्जुन सिंह जी के लिए रास्ता बनाया था विधायक दल की बैठक में। तो कुल मिलाकर के वो एक अच्छे रणनीतिकार बहुत अच्छे थे। लेकिन जन नेता जिसको हम कहते हैं मास लीडर या मान लीजिए संगठनकर्ता के रूप में उनकी कहीं ना कहीं थोड़ा सा कमी रही है। और यही कारण है कि उनके नेतृत्व में संगठन में एकजुटता नहीं दिखती। ये ठीक है कि 2018 में कांग्रेस को भाजपा से ज्यादा वोट मिले, भाजपा से ज्यादा सीटें मिली हैं, वोट लगभग दोनों के बराबर थे। उसके पीछे अगर कांग्रेस सत्ता में आई थी तो कांग्रेस अपने कारणों से सत्ता में नहीं आई थी, कहीं ना कहीं बीजेपी हारी थी, इसलिए उनको लाभ मिला। तो यही स्थिति मुझे मध्य प्रदेश में फिर दिख रही है। तो कांग्रेस अपनी तरफ से कुछ ऐसा, वो निश्चित रूप से उनको ऐसा करना चाहिए, वो कर भी रहे हैं, लेकिन फिर भी उनमें चूंकि एकजुटता का अभाव है, इसलिए कमलनाथ जी पर जब भी बड़ा हमला होता है तो पूरी पार्टी एकजुट होकर के नहीं दिखती। उनका अपना एक समूह है कुछ लोगों का, वही लोग उसका प्रतिकार करते हैं। और कमलनाथ जी को लेकर के तो कितनी बार कितनी चीजें आ चुकी हैं, एक दूसरे की बातों का खंडन एक दूसरे ने किया है। तो
तो कुल मिलाकर के ये स्थिति है और ये स्थिति अभी रहने वाली है, क्योंकि उसका एक कारण भी है, कांग्रेस कुछ भी हो एक मास बेस्ड पार्टी मानी जाती है, इसलिए उसमें कैडर का और संगठन में सदैव थोड़ी से थोड़ी कमजोरी रहती है, और ये जो है इस बार ज्यादा दिख रहा है। जी मनोज जी। लेकिन जो आप जिस कालखंड का आपने जिक्र किया, संजय गांधी वाला दौर, और उसके बाद का एक दशक हमने देखा है, वो दौर तो ऐसा था कि आपको हमको किसी को विधायक सांसद का टिकट मिल जाता तो जीत की गारंटी होती है, शायद आप हम भी सांसद विधायक बन गए होते। लेकिन जो मौजूदा दौर है कि आपको नीचे से शुरुआत करनी है और पार्टी को मजबूत करना है, काडर को खड़ा करना है, और जो बीजेपी जिस प्रकार का भी हम देख रहे हैं, नरेंद्र मोदी जो सम्मेलन करने वाले हैं अपने बूथ लेवल पे, जितने कार्यकर्ता उन्होंने ट्रेन कर दिए पन्ना प्रमुख तक, तो एक पार्टी इतनी नीचे तक पहुंच गई है, तो उसको केवल आप जवानी जमा खर्च से उसको हरा पाएंगे आप? ये बिल्कुल आपने ठीक कहा। कैडर के मामले में भारतीय जनता पार्टी का जो कैडर है उसका कोई जवाब नहीं है, किसी भी राजनीतिक दल में उसका कोई जवाब नहीं है। ये ठीक है, कई वक्त ये जो उनके नेतृत्व करता है उनके व्यवहार के कारण या उनसे अपेक्षाओं के कारण जो थोड़ा सा उनको नुकसान होता है। कैडर के मामले में यद्यपि राजीव गांधी जी जब थे तो उन्होंने पार्टी का कैडर बनाने की बात की थी और कांग्रेस सेवा दल को उन्होंने पुनर्गठित भी किया था, बिल्कुल, लेकिन वो बात जो है वो बहुत आगे नहीं बढ़ पाई और कांग्रेस उसने अपने पर आ गई। तो जैसे जैसे इंदिरा जी के बाद अगर आप देखेंगे कांग्रेस में बराबर बिखराव आता हुआ चला जा रहा है। एक समय हुआ करता था केवल एक दो राज्यों को छोड़ करके बाकी कांग्रेस जो है हिमालय से लेकर के महासागर तक उसके अपने राज्य हुआ करते थे। तो धीरे धीरे उसमें जो बिखराव आता चला जा रहा है, इस बीच में कोई ऐसा ना तो नेतृत्व आया है राज्यों, जिन कुछ राज्यों में आया है, और लेकिन ना तो कुछ संगठन की उसमें शक्ति बनी है या फिर कोई ऐसा नारा देकर के आ पाए हैं। प्रश्न इस बात का नहीं है कि कौन सा नारा कितना प्रभावी होता है। जैसे मान लीजिए कहा था कि 100 दिन में हम महंगाई कम करेंगे, या मान लीजिए गरीबी हटा और देश बचाओ, ये जो नारे आए थे वो उस तरह के नारे भी अब कोई अच्छे से तैयार करने वाला उनके पास मुझे नहीं लगता कि इस समय कुछ है। कुछ चीजें वो घोषणाएं कर रहे हैं, जनहितैषी हैं, वो लाभ होगा, लेकिन कुल मिलाकर के संगठनात्मक और एक जो आक्रामकता और जनता से जुड़ाव की बात जो होती है उसमें इसमें कोई शक नहीं कि कांग्रेस भाजपा से एक कदम पीछे है। उसके बाद भी अगर भाजपा को नुकसान होगा तो उसके कारण वो भाजपा खुद ही होगी, उसका श्रेय कांग्रेस को दिया तो जा सकता है, लेकिन नुकसान के लिए वो खुद ही जिम्मेदार होगी। जी बिल्कुल। तो शुक्ला जी, आपके पास नया तेवर ना सही, नया कलेवर तो हो, लेकिन हो ये रहा है कि हम देख रहे हैं कि अशोक गहलोत अगर राजस्थान में 500 रुपये में सिलेंडर की बात करते हैं तो कमलनाथ यहाँ करने लग जाते हैं। 2018 का चुनावी कर्ज माफ़ी की बात यहाँ होने लगती है। लाडली बहना स्कीम आती 1000 की तो वो कहते हैं नारी सम्मान योजना में 1500 रुपये दे देंगे। फिर वो विक्टिम कार्ड में उसी तरीके से आ जाते हैं कि आप मुझे गालियाँ दीजिए, जनता का आशीर्वाद मुझे मिलेगा। तो आखिर जब आपके पास कैडर भी नहीं है, लीडर के तौर पर भी आपको शिवराज से मुकाबला करना, अमित शाह, जेपी नड्डा या नरेंद्र मोदी की जोड़ी से मुकाबला करना है, तो क्लेवर ना सही तेवर तो नहीं दिखाने पड़ेंगे। तो ऐसे विक्टिम कार्ड के सहारे क्या आप उस पार्टी से लड़ पाएंगे? नहीं, बीच बीच में कमलनाथ जी तेवर भी दिखाते हैं, वो दो हाथ करने की बातें भी करते हैं, वो पूरी चुनावी तैयारियों में भी जुटे हुए हैं। लेकिन राजनीति में ये सब कुछ चलता है ना, साम दाम दंड भेद, जो कुछ भी जितने सारे हथियार होते हैं वो सब आजमाए जाते हैं। तो कमलनाथ जो है विक्टिम कार्ड भी खेल रहे हैं। बीच में वो ये भी दावा करते हैं कि अगर उनकी सरकार आएगी तो जो बीजेपी का करप्शन है वो छोड़ेंगे नहीं, और बारीक पीस की वो सब कुछ कहते हैं। वो शिवराज जी को घेरने की कोशिश करते हैं। मैंने जैसा आपसे कहा ना कि राजनीति में अब लिहाज समाप्त हो गया, कोई किसी का लिहाज नहीं करता है। और सबसे मजेदार बात ये है कि ये सारा झगड़ा जो हो रहा है जनता की सेवा की, बड़े उद्योगपति हैं वो जनता की वैसे भी सेवा कर सकते हैं, नहीं, लेकिन सत्ता में जब तक बैठेंगे नहीं तब तक सेवा का मकसद इनका पूरा नहीं होता है। जनता ऊपर लगे रहे, जन सेवा में लगे रहे। नेताओं की असलियत से हम सब वाकिफ हैं, तो चाहे वो कमलनाथ हो या दूसरी पार्टी के नेता हो, सबकी कोशिश यही कि जैसे जैसे सत्ता मिल जाए, और इनके बीच में जो युद्ध चलता है वो केवल कुर्सी के लिए युद्ध चलता है। पावर सबको चाहिए, जो जिसके पास में पावर है वो उसके तेवर दूसरे होते हैं, जिसके पास में पावर नहीं वो पावर के लिए अपने तेवर को जो है कुछ एक्सिलरेट करता है, कुछ बढ़ाता है। और जो आपने एक बात कही कि मध्य प्रदेश में अभी मुझे ऐसा नहीं लगता है कि भारतीय जनता पार्टी को किसी तरह की राजनीतिक चुनौती का सामना करना पड़ रहा है। ये बहुत महत्वपूर्ण बात मैं कह रहा हूँ। राजनीतिक चुनौती तब होती है जब सामने कोई सशक्त नेतृत्व हो। तो सबसे बड़ा जो अभाव है मध्य प्रदेश में, इनके पास में कोई चमत्कारिक चेहरा नहीं। अगर आप 2018 की बात करते हैं और ये कहते हैं कि 2018 में कांग्रेस को मामूली बढ़त मिली थी, तो उसकी मुख्य वजह ये थी कि एक जो एंटी इनकम्बेंसी
फैक्टर बीजेपी के खिलाफ काम कर रहा था और विकल्प के तौर पे कहीं सिंधिया का चेहरा लोगों को लेकिन नजर आ रहा उस समय एक और चीज थी ना कि पार्टी के साथ साथ चेहरों के प्रति भी शायद एंटी इनकम्बेंसी, नहीं तो अजय सिंह की बात कर लें, सुरेश पचौरी की बात कर लें, रामनिवास रावत की बात कर लें, सुरेंद्र चौधरी की बात कर लें, ये सारे दिग्गज लोग चुनाव हार गए थे। राजेंद्र सिंह भी उसमें शामिल हैं, क्योंकि अगर एंटी इनकम्बेंसी होती तो शायद ये सारे लोग कांग्रेस के तो बड़े चेहरे जीत ही जाते। देखिए ये जो हारे थे तो इनके खिलाफ भी तो एंटी इनकम्बेंसी रही होगी। राजेंद्र सिंह को आप क्या समझते हैं? राजेंद्र सिंह बहुत एरोगेंट लीडर के तौर पर जाने आते हैं, हमारे विंध्य प्रदेश से हैं। अजय सिंह राहुल हारे तो उनकी एरोगेंसी थी, जिसकी वजह से हारे थे वो। और बीजेपी के भी जो लीडर हारेंगे वो अपनी एरोगेंसी की वजह से हारेंगे। मैं दूसरी चीज आपसे ये कह रहा हूँ कि हम लोग चेहरा चुनते हैं, हमें एक चेहरा चाहिए, एक अच्छा चेहरा चाहिए। कांग्रेस बताए कि उसके पास अच्छा चेहरा कौन है, क्योंकि कमलनाथ को आजमा चुकी है, उपचुनाव में कमलनाथ आजमाए जा चुके हैं। और ये वो स्थिति थी जब कमलनाथ ने जो है अपने आप को बहुत मासूम साबित करने की कोशिश की थी और उन्होंने ये कहा था कि मेरा कसूर क्या है जो ये लोग छोड़कर चले गए। तो मुझे लगता है कि विक्टिम कार्ड से कुछ नहीं होगा, आपको मुद्दों के साथ में आना पड़ेगा, आपको एक अच्छा चेहरा लेकर आना पड़ेगा, आपको अच्छे सब्जेक्ट लेकर आने पड़ेंगे और एक अच्छी फोर्स लेकर आपको आना पड़ेगा जो बीजेपी के संगठन से आपका मुकाबला कर सके। छोटे छोटे टुकड़ों में बटी हुई कांग्रेस, मतलब छत्रपों के खेमे में बटी कांग्रेस जो है बीजेपी के संगठन से मुकाबला करने लायक तो नहीं दिखती है। आगे जनता जाने की जनता क्या करती है कि जनता के भीतर कहीं जो है नाराजगी होगी सुराज सरकार को लेकर, तो उसका फायदा जो है कांग्रेस को मिल सकता है। वैसे कमलनाथ जो है बीजेपी के लिए कोई चुनौती नहीं। और उसमें भी एक डर ही है ना कि AIMIM में आम आदमी पार्टी में कि जो नाराज वोट 2008 में उमा भारती की पार्टी को चला गया था, वो शायद इस बार आम आदमी पार्टी हो या बाकी दूसरे दलों को ना चला जाए। नहीं, अगर इस तरह से प्रदेश की जनता करेगी तो उसका कोई अर्थ नहीं निकलेगा। मध्य प्रदेश की राजनीति में भी ये दो ही बड़े दल हैं। बसपा की एक बड़ी भूमिका जरूर होगी। तो अभी बसपा भी जो है अभी बड़े साइलेंट मोड पर है, कुछ समझ में नहीं आ रहा कि बसपा की रणनीति आगे क्या होगी। तो त्रिकोणीय मुकाबले में बसपा जरूर महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। आम आदमी पार्टी और आपकी जो नाराज वोटर है, जो हार जीत में निर्णायक साबित हो जाता है कई बार, नाराज वोटर के पास में विकल्प चाहिए ना, बेहतर विकल्प चाहिए। बिल्कुल, अगर बेहतर विकल्प नहीं है तो फिर वोटर वहीं बना रहेगा। तो शायद यही बात, और शायद ये इस विकल्प का अभाव शायद कांग्रेस में भी दिख रहा है, इसीलिए हमको पुरानों मुद्दों के साथ वो नए कलेवर में पेश कर रहे हैं, हालांकि तेवर नए नहीं दिख रहे हैं। बहरहाल अब समय की कमी है, चर्चा को यहीं विराम देना होगा। बहुत धन्यवाद शर्मा जी आपका, शुक्ला जी आपका। तो निश्चित तौर पर एक बड़ी चुनौती कांग्रेस के सामने, अकेले विक्टिम कार्ड से आप चुनाव नहीं जीत सकते हैं, क्योंकि अगर ऐसा होता तो अतीत में कई सारे ऐसे नेता हैं जो बड़े बड़े चुनाव हार गए। उन्होंने कई भावनात्मक मुद्दे उठाए, भावनात्मक अपील की। कई बार हमने देखा है कि जो किसी के निधन पर उसके परिवार के लोगों को मिल जाता था वोट, या आपकी जो सीट मिल जाती थी, टिकट मिल जाता, वो लोग भी चुनाव हार गए थे, क्योंकि उनको भी ऐसी सिंपैथी पब्लिक से नहीं मिली। तो जाहिर सी बात है कि अगर आपको पब्लिक का दिल जीतना, पब्लिक का वोट चाहिए, तो आपके मुद्दे भी अच्छे होने चाहिए, आपके तेवर भी, और तेवर के साथ साथ कलेवर भी। अटेंशन में आज इतना ही, मुझे दीजिए इजाज़त और आप देखते रहिए अनादि टीवी। नमस्कार।